नमस्कार दोस्तों, सिनिस्टर टेल्स में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का टाइटल है रात में कौन उसे बुलाता था। सबसे डरावना पल उस रात शुरू हुआ जब आधी रात के करीब लगभग 3 बजे अचानक पूजा अपने बिस्तर से ऐसे उठी जैसे किसी ने उसके कान में उसका नाम फुसफुसाया हो। कमरा बिल्कुल शांत था, बस खिड़की से हल्की हवा की आवाज़ आने लगी। लेकिन आरव ने साफ देखा, पूजा किसी अदृश्य आवाज को सुन रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे, बहुत पास से उसे बुला रहा हो। उस फ्लैट में वो 2 दिन पहले शिफ्ट हुए थे, मुंबई के मलाड में एक पुरानी लेकिन सस्ती बिल्डिंग में। शुरू के कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर रातें अजीब होने लगी। हर रात लगभग एक ही समय पर पूजा ऐसे जाग जाती जैसे कोई उसे हिलाकर उठा रहा हो। आरव ने शुरू में इसे तनाव समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जिस तरह पूजा खाली और कोने में घूरती, वह चीज़ें साधारण नहीं थी। करीब काफ़ी समय बीत चुका था और उस रात पूजा सिर्फ उठी ही नहीं, इस बार वह बिस्तर के किनारे बैठी, अपने पैरों को फर्श पर लटकाए और बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी की बात ध्यान से सुन रही हो। धीरे धीरे पिछले हफ्तों की वो सारी घटनाएं आरव के दिमाग में तैरने लगी। उसी फ्लैट में एक बार उसने महसूस किया था कि किसी ने उनके बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से धक्का दिया हो। उसने सोचा हवा होगी। एक बार पूजा ने कहा था कि किसी ने उसके बाल पीछे से खींचे। एक बार पूजा ने नहाते वक्त शावर के शीशे में किसी की उंगली की धुंधली छान देखी थी, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। आरव हमेशा से समझाता कि ये सब दिमाग का खेल है, लेकिन आज रात बहुत कुछ अलग था। इस बार पूजा की सांसें अनियमित थी, जैसे वो किसी अनदेखी आवाज़ का पीछा कर रही हो। कमरे के कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास अंधेरा ज़्यादा भारी लग रहा था, जैसे वह जगह बाकी कमरे से ज़्यादा जागी हुई हो। अचानक पूजा धीरे धीरे अलमारी वाली दिशा में देखने लगी। आरव ने महसूस किया कि उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ रही है, जैसे कोई उसे पकड़कर सिर घुमा रहा हो। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी, खिड़की खुली नहीं थी, फिर भी कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। और फिर पूजा की नज़रें उस अलमारी के बिल्कुल ऊपर टिक गई, जहां सीलन लगी दीवार पर एक काला धब्बा था। वह धब्बा पहले भी था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो, धीमा, फैलता, सिकुड़ता हुआ। आरव ने डरते हुए पूजा को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ पूजा की बाह पर पड़ा, पूजा का पूरा शरीर एक पल के लिए झटक सा गया, जैसे किसी जैविक मशीन के अंदर अचानक बिजली दौड़ गई हो। आरव खुद पीछे हट गया। पूजा की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से शांत, जैसे वो किसी को पहचान चुकी हो। भय और गहराता जा रहा था। पूजा ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर फर्श को देखना शुरू किया, और उसी समय आरव ने सुना बहुत हल्की मगर स्पष्ट आवाज़, जैसे किसी ने फर्श के नीचे से धीरे से कहा हो, पूजा। आरव का दिल रुक गया। उसने कमरे की हर चीज़ देखी, अलमीरा, दीवार, खिड़की, बिस्तर, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर भी आवाज़ दोबारा आई, इस बार थोड़ी तेज, पूजा। यह आवाज़ किसी आदमी की थी, लेकिन इसमें कुछ टूटे हुए पन, कुछ नमी, कुछ भारीपन की गूंज थी, जैसे कोई गहरी जगह से आ रही हो। इसके बाद कमरे में जो बदलाव हुआ वो और भी अजीब था। पूजा अचानक शांत हो गई, उसकी सांसें सामान्य हो गई, वह दोबारा लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अगले ही पल गहरी नींद में चली गई। लेकिन आरव नहीं सो पाया। वह पूरी रात जागकर यह समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर कौन और कहां से उसकी पत्नी को रात के समय कोई बुलाता था। कुछ दिन बाद आरव ने पूरी बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स खंगाले। उसी फ्लैट में सिर्फ एक आदमी रहता था, नाम करण। पड़ोसियों ने बताया कि वह बहुत शांत, बहुत अकेला था। एक ही बात अजीब थी, हर रात उसकी गर्लफ्रेंड आती हुई दिखती थी, लेकिन दिन में कोई नहीं दिखता था। किसी ने उसका चेहरा कभी साफ नहीं देखा। एक दिन उस फ्लैट में करण की लाश मिली,
बिल्कुल अलमारी के अंदर दीवार से टिके हुए। मौत 3 दिन पुरानी थी, लेकिन रिपोर्ट में एक विचित्र बात थी। मरने से पहले करण बार बार एक ही चीज़ लिखता रहा था, उसे वापस बुलाओ, वह आती है। आरव के हाथ कांपते रहे, लेकिन असली डर तब लगा जब उसे फाइल के पीछे से एक पुरानी फ़ोटो मिली, करण की गर्लफ्रेंड की। फोटो में चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी। वह लड़की देखने में पूजा जैसी लग ही रही थी। कहानी का आखिरी सस्पेंस तब बना जब उसी रात दोबारा 3 बजे पूजा अचानक उठ गई। इस बार वह अलमारी की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। कमरे की हवा में वही टूटी बाहरी गहरी आवाज़ थी, इस बार तुम वापस आ गई हो। आरव ने डर के मारे सांसें रोक ली, क्योंकि वह जानता था इस कमरे में तीसरा कोई नहीं था। फिर भी कोई पूजा को बुला रहा था।